What is a motor? A motor is basically a machine which converts electrical energy into mechanical energy. When we provide electric supply to a motor, it rotates and we obtain mechanical energy from it. बारे में कुछ बताऊंगा। पहले मैं मोटर का कुछ क्लासिफिकेशन पढ़ ले रहा हूँ। बेसिकली मोटर बेसिक अगर क्लासिफिकेशन होगा तो दो किस्म का होगा, एक तो एसी मोटर और डीसी मोटर। ठीक है, पहले क्लासिफिकेशन हो गया एसी मोटर और डीसी मोटर। एसी मोटर और हो गया मेरा डीसी मोटर। अब एसी मोटर में पहले दो किस्म का क्लासिफिकेशन होगा, एक तो होगा आपका सिंगल फेज एसी मोटर और एक थ्री फेज एसी मोटर। मोटर काफी तरह का होता है, मैं हर तरह का सर्वो मोटर होता है, हिस्टैरिसीस मोटर होता है, बहुत सारा मोटर होता है। उतना डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। वैसे बेसिक जो मोटर्स है उसका बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सिंगल फेज एसी मोटर हो गया, थ्री फेज एसी मोटर हो गया। सिंगल फेज एसी मोटर जो है वो बेसिकली इंडक्शन मोटर होता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है। तो उसी को हम ऐसे लिख रहे हैं कि सिंगल फेज इंडक्शन सिंगल, और वो स्क्विरल का केज का तरफ देखने में होता है, माने गिलहरी जो होता है ना, गिलहरी का जो खांचा होता है उसका तरफ देखने में होता है, इसलिए उसको स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर बोलता है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर उसको हम सिंगल फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर भी बोल सकते हैं। अब थ्री फेज इंडक्शन मोटर में बेसिक जो डिफरेंस होगा, एक है थ्री फेज इंडक्शन मोटर और थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर, SYNCRONOUS सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो है इंडस्ट्री में इसका खूब यूज है। इंडस्ट्री में जितना मशीनरी चलता है वो ज्यादातर थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है। और सिंक्रोनस मोटर का यूज कम है। सिंक्रोनस मोटर हमारा ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर करेक्शन में आपको काम लगता है। कभी कभी ये सिंक्रोनस मोटर का स्पीड भी कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट स्पीड में अगर कोई जरूरत पड़ता है तो कभी कभी इसका वहाँ भी यूज होता है। ज्यादा यूज हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर का होता है। और डोमेस्टिक यूज के लिए हमारा यूज होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। जैसे हमारा जो पंखा चलता है, हमारा जो पंप चलता है घर का, ये सारे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है। अब ये थ्री फेज जो इंडक्शन मोटर होता है उसका और दो किस्म का होता है। एक तो नॉर्मल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर थ्री फेज, SQUIRL स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। और होता है क्लस्टर का थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो ये बेसिकली हम जो सिखाएंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ CLA SSI क्लासिफिकेशन ऑफ मोटर। अब डिटेल्स हम थोड़ा डिटेल्स बता देंगे, ज्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, सिर्फ हम क्लासिफिकेशन का ही हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो अब सेकंड चीज हम क्या बोल रहे हैं, एसी मोटर का बाद डीसी मोटर। ओके, डीसी मोटर मैं थोड़ा इधर पहले मैं सिंगल फेज एसी मोटर और थ्री फेज एसी मोटर, माने सिंगल फेज बेसिकली जो एसी मोटर होता है सिंगल फेज वो इंडक्शन मोटर ही होता है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कैसे ये चलता है, ये वर्किंग प्रिंसिपल पहले बताएंगे। वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है, 3 फेज होता है। 3 फेज,
क्या क्या 3 फेज होता है? एक तो आर, एक तो वाई और एक तो बी। और तीनों फेज में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना रहता है? 120 डिग्री का। 120। तीनों फेज में 120 डिग्री का। ये एकदम चाइल्ड की तरह हम समझाएंगे, माने डिटेल में नहीं जाएंगे, बच्चा समझे उस तरह से हम समझाएंगे। क्या होता है? अब तो ये अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट माने क्या होता है? हर फेज का जो फेज एंगल, अल्टरनेटिंग करंट कैसा होता है? ऐसा होता है ना, एक बार अगर इधर से इधर आप वोल्टेज प्लॉट करोगे और करंट भी प्लॉट करोगे, और इधर तुम्हारा इधर वोल्टेज और इधर तुम टाइम प्लॉट करोगे, और इधर तुम वोल्टेज प्लॉट करोगे या करंट प्लॉट करोगे, तो क्या होगा? इसका शेप ऐसा होगा। इसको बोलते हैं साइनोसॉइडल वेव। साइनोसॉइडल वेव क्या होता है? एक बार जीरो रहता है, फिर वो मैक्सिमम में जाता है, मैक्सिमम से फिर जीरो होता है, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम होता है, फिर जीरो होता है, फिर ये कंटिन्यू होता है। हाँ, ऐसा ही कंटिन्यू होते रहता है। ठीक है, ये एक कंप्लीट साइकिल बोलता है। एक तो पॉजिटिव और एक तो नेगेटिव अगर फुल पकड़ोगे तो उसको एक साइकिल बोला जाता है। अच्छा, हमारा इंडिया में मिनट में ऐसे 50 साइकिल कंप्लीट करता है एसी सप्लाई, उसको बोलता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो हमारा इंडिया में फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का ये है हर्ट्ज। इंडिया में 50 हर्ट्ज है। ये बाहर कोई अमेरिका में 60 हर्ट्ज रहता है, कहीं भी और दूसरा भी हो सकता है, मगर इंडिया में ये सारे इंडिया का सारे स्टेट में ये 50 हर्ट्ज मेंटेन किया जाता है। ओके, तो 50 हर्ट्ज क्या होता है? 50 हर्ट्ज बेसिकली है एक मिनट में ऐसे एक कंप्लीट साइकिल, माने पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के एक साइकिल होता है। ऐसे 50 साइकिल, इससे 50 साइकिल इतना ज्यादा होता है एक मिनट में। ये 50 साइकिल एक साथ होता है ना, उसलिए तुम अल्टरनेटिंग करंट को फ्लक्चुएटिंग नहीं देखते हो, स्टेडी देखते हो। एक सेकंड क्यों? एक सेकंड में होता है ना चीज। एक सेकंड में अगर इतना ऐसा होगा तो उसको तुम मोटा मोटी स्टेडी देखोगे ना। उसलिए हम जो लाइट फैन का फ्लक्चुएशन हमको नजर में नहीं आता है। अगर तुम स्लो मोशन में वीडियो करोगे तो देखेगा लाइट का फ्लक्चुएशन होगा। इसको अगर स्पीड स्लो करके तुम वीडियो बनाओगे ना, तब तुम देखोगे कि लाइट फ्लक्चुएट कर रहा है। मगर ये जो 50 हर्ट्ज स्पीड में अगर होगा तो वो तुमको स्टेडी दिखेगा। इसलिए ऐसी फ्लक्चुएटिंग होने पे, अल्टरनेटिंग होने पे भी हम उसको स्टेडी देखते हैं। ठीक है, अब 3 फेज में क्या होता है? 3 फेज में समझिए, 3 फेज में तो 3 को फेज होता है और एक एक फेज का 180 डिग्री फेज शिफ्ट करता है। मैं इधर फिर से ये ड्रॉ करता हूँ। इधर तुम्हारा टाइम है और इधर तुम्हारा वोल्टेज है। वोल्टेज करंट कुछ भी बोलो, करंट भी एक ही डायरेक्शन में होता है। तो मैं वोल्टेज कर्व प्लॉट कर रहा हूँ। वोल्टेज कर्व होगा ऐसा। ठीक है, अब ये सोचो कि तुम्हारा रेड फेज का ये कर्व है। अब क्या होता है? येलो फेज उसका 120 डिग्री बाद से शुरू होता है। अब ये वाला होता है, पूरा होता है 360 डिग्री। ये पूरा इधर से ये 0 डिग्री है, ये है 360 डिग्री। ये वाला हो गया 180 डिग्री, ये वाला हो गया 90 डिग्री, और ये वाला हो गया तुम्हारा 270 डिग्री। ठीक है, अब देखो रेड इधर से शुरू होता है, येलो उसका 120 डिग्री बाद शुरू होता है। तो येलो वाला कर्व इधर है आपका 90, 120 मोटा मोटी इधर होगा। ठीक है, तो ये कर्व जो शुरू होगा वो इधर से शुरू होगा, इधर से शुरू होकर वो ऐसा चलेगा। ये हो गया तुम्हारा, और ये भी फिर इधर कंटिन्यू करोगे तो ये भी इधर आ जाएगा, ये भी इधर आएगा, इधर भी उधर कंटिन्यू होता है। तो ये हो गया तुम्हारा रेड फेज का, ये हो गया येलो फेज। ब्लू फेज क्या होगा? उसका और 120 डिग्री बाद होगा। तो कहीं इधर से होगा, तो ब्लू फेज इधर से चालू होगा और वो ऐसा चलेगा। ठीक है, फिर इसको लागे तो ये ऐसा 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 ऐसा। तो ये तीनों फेज मोटा मोटी इस तरफ प्रोग्रेस होता है। ठीक है, और उसका दोनों फेज का बीच में 120 डिग्री का फासला रहता है। ठीक है, अब ये कर्व हम मिटा देता है। मिटा के हम जो मेन चीज इंडक्शन मोटर कैसे घूमता है वो घूमता 3 फेज इंडक्शन। ये सारे हर वक्त इसका डायरेक्शन चेंज होता है। अच्छा, हम लोग तो जानते हैं वेक्टर हम लोग पढ़े हैं ना। वेक्टर क्या होता है? दो फोर्स दो डायरेक्शन में काम करता है। तो हर वेक्टर का एक तो रिजल्टेंट वेक्टर आता है।
जैसे हम अगर ट्रेन एक तरफ इस तरफ चल रहा है और हम इधर कूदेंगे तो हम गिरेंगे कैसे, कोना कोनी गिरेंगे, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट। हम सीधा जाके नहीं गिरेंगे, ट्रेन से हम अगर कूद जाएंगे ना तो हम कोना कोनी गिरेंगे, वही होता है रिजल्टेंट। तो हर वेक्टर का दोनों वेक्टर लेते हैं तो उसका एक तो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, ठीक है। तो ये भी दोनों वेक्टर अगर हम पकड़ेंगे तो उसका भी एक तो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वो कैसा होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये अगर वोल्टेज हम प्लॉट किया, ये वोल्टेज है तो रिजल्टेंट वोल्टेज ये हो गया कि रेट वोल्टेज अगर करंट भी ये होगा, कुछ भी पकड़ो, वोल्टेज पकड़ो, करंट पकड़ो, कुछ भी, तो उसका रिजल्टेंट क्या हो रहा है, आर वाई का ये हो रहा है, ठीक है। अब देखो आप कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, आर का डायरेक्शन इधर आ जाएगा, आएगा ना, आर तो अपोजिट हो जाएगा, वाई का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तब क्या होगा, उसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, पहले रिजल्टेंट था इधर, अब रिजल्टेंट आ गया इधर। तो क्या हो रहा है, रिजल्टेंट देखो ये घूम रहा है, वो एंगल चेंज करेगा वैसे तो हाँ, वो जैसे एंगल चेंज करेगा वो रिजल्टेंट घूमेगा, टाइम टू टाइम रिजल्टेंट घूम रहा है। तो यही होता है क्या, हम जब एक तो इंडक्शन मोटर का दो पार्ट होता है, एक तो बाहरी पार्ट होता है जो जिसको बोलता है स्टेटर, और एक तो भीतर पार्ट होता है जिसको बोलता है रोटर। ये बाहरी पार्ट में हमारा वाइंडिंग क्या हुआ रहता है और मैग्नेटिक फील्ड उससे बनाया जाता है। वाइंडिंग करके कुछ कॉइल में अगर हम इलेक्ट्रिक सप्लाई भेजेंगे तो उसका आसपास एक तो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, ठीक है। ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है, इंडक्शन है ना, तो कॉइल में करंट भेजते हैं तो उसका आसपास मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसको बोलता है। तो हमारा क्या हुआ, स्टेटर में एक तो मैग्नेट तैयार हुआ। अब क्या, ये 3 फेज वाइंडिंग हमारा स्टेटर में किया हुआ है, ये स्टेटर में 3 फेज वाइंडिंग किया हुआ है, इसलिए क्या हो रहा है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रहा है, अब 3 फेज में देखो हर वक्त फेज का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, तो उसको रिजल्टेंट का भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो क्या होगा, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रहा है वो एक तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रहा है, माने मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग है, वो रोटेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। अब क्या होता है, इंडक्शन मोटर में क्या होता है, इंडक्शन मोटर में बाहर एक तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रहता है और भीतर एक तो क्या होता है, एक तो रोटर रहता है। रोटर में क्या रहता है, ऐसा कॉपर का हो, एल्युमिनियम का हो, ऐसा बार रहता है, और वो बार से रोटर, तो सिलिंड्रिकल रोटर बार से सजा के, माने ऐसे बार सजा के एक रोटर बनाया जाता है। अगर ऐसे आकेंगे तो रोटर मोटामोटी इस तरफ तैयार होता है, एक तो बार ऐसा रहता है, और ये बार थोड़ा एकदम स्ट्रेट नहीं रहता है, थोड़ा स्क्यू किया हुआ रहता है। इसका कारण है कि अगर स्ट्रेट रहता है तो रोटर का साथ स्टेटर का फर्स्ट जाने का एक तो संबंध बना रहता है, इसीलिए उसको थोड़ा स्क्यू पोजीशन में रखता है, ठीक है। इसको लॉकिंग बोलता है। अगर सीधा रहता है ना, सीधा रहता तो ये लॉकिंग हो जा सकता था, मैग्नेटिक फील्ड का साथ उसका लॉकिंग हो जा सकता था। लॉकिंग नहीं करने के लिए ये थोड़ा स्क्यू वे में रखता है। ये बार रहता है और बार को एंड में रिंग से शॉर्ट किया हुआ रहता है। अब क्या होता है, एज पर लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर तुम्हारा कोल्ड सर्किट रहेगा तो उसमें क्या होता है, एक तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब ये इसमें भी एक तो ईएमएफ इंड्यूस हो गया, ईएमएफ कैसे इंड्यूस हुआ, ये क्लोज सर्किट है, उसमें एक तो करंट भी चल रहा है, तो उसमें भी एक तो करंट चलने से वो भी एक तो ईएमएफ जनरेट किया, उधर भी एक तो ईएमएफ जनरेट किया, और ये ईएमएफ क्या होता है, जिस कॉज को उसको अपोज करता है। तो क्या होता है, ये एक टॉर्क अनुभव करता है, फोर्स, और ये फोर्स का चलते ये रोटेट कर जाता है, ठीक है। और ये जो बाहर जो स्टेटर है वो टोटल रोटेट करता है ना, उसी डायरेक्शन में ये रोटर रोटेट करने का कोशिश करता है। और क्या होता है, अब एक चीज एग्जांपल दे, हम लोग क्या करते हैं, जब एक रनिंग ट्रेन में चढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग थोड़ा दौड़ लेते हैं, दौड़ लेके हमारा स्पीड, रनिंग ट्रेन का स्पीड का समान कर लेते हैं, तब हम रनिंग ट्रेन में उठ सकते हैं। अगर स्पीड हम समान नहीं किया, डायरेक्ट हम रनिंग ट्रेन में उठने गया तो हम गिर जाएंगे, तो हमको स्पीड समान करना पड़ेगा। तो ये भी कोशिश करता है क्या, इस स्टेटर का स्पीड को पकड़ लेने का, जिस पॉज से वो घूम रहा है उस पॉज को पकड़ने का कोशिश करता है। मगर क्या होता है, ये वो पॉज को कभी पकड़ नहीं पाता है। अगर जो, अच्छा अब एक चीज हम नहीं बताया, वो जो हमारा स्टेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है, वो रोटेट का स्पीड होता है, इसको बोलता है एनएस। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो स्पीड होता है उस स्पीड को बोलता है एनएस, और सिंक्रोनस स्पीड SYNCHRO 8OUS
सिंक्रोनस स्पीड, इसका वैल्यू होता है ns इज इक्वल टू 120 f बाई p। p क्या है? p है नंबर ऑफ पोल्स, f है फ्रीक्वेंसी। हमारे इधर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और इधर पोल है नंबर ऑफ पोल्स। अगर हमारा पास एक तो दो पोल का मोटर होगा तो सिंक्रोनस स्पीड कितना होगा बताओ? 120 into 50 divided by 2 कितना होगा? 3000 होगा। तो हमारा स्पीड होगा 3000 आरपीएम, ठीक है। यही अगर 4 पोल का हो जाएगा तो कितना स्पीड होगा? 1500। 6 पोल का होगा तो हो जाएगा 1000, ठीक है। तो सिंक्रोनस पोल हम रोटर का स्पीड हम इस तरह वैरी कर सकते हैं। हमारा नंबर ऑफ पोल्स वैरी करके हम रोटर का माने सिंक्रोनस मोटर का रोटर का माने स्टेटर का मैग्नेटिक स्पीड हम वैरी कर सकते हैं, माने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड वैरी कर सकते हैं और रोटर का भी माने हम मोटर का भी स्पीड उस तरह वैरी कर सकते हैं। और एक क्या और कैसे वैरी कर सकते हैं? पोल चेंज करके। हम तो 4 पोल की जगह अगर 2 पोल कर लेंगे तो उसका स्पीड वैरी हो जाएगा। कई मोटर में ऐसा होता है, 2 किस्म का वाइंडिंग क्या रहता है, एक तो में शिफ्ट कर देगा तो 4 पोल आ जाएगा और दूसरा करेगा तो 2 पोल आ जाएगा, तब उस तरह वैरी। और क्या करता है, कभी फ्रीक्वेंसी भी वैरी करता है। फ्रीक्वेंसी हम लोग का इधर इंडियन में जो ये है, जो आईएएस रूल है कि फ्रीक्वेंसी को तुम 3% तक वैरी कर सकते हो। तो 50 का 3% कितना होता है? कितना होगा? पॉइंट समथिंग होगा, 1 पॉइंट समथिंग होगा। तो उतना तक तुम्हारा टॉलरेंस अलाउ है। तो उसको अगर उस रेंज में हम तुम फ्रीक्वेंसी थोड़ा वैरी करोगे तो उसमें तुम सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर का स्पीड को थोड़ा वैरी कर सकते हो, ठीक है। मैंने पोल को चेंज करके और फ्रीक्वेंसी को चेंज करके, ठीक है। और बाकी हम इंडक्शन मोटर पर नहीं तो हम स्पीड नहीं चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हम जो बताया कि जो स्टेटर में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो, अच्छा इसको भी मिटा दे रहे हैं, फील्ड है वो रोटेट कर रहा है स्टेटर का फील्ड ns स्पीड में। अब रोटर जो घूम रहा है वो रोटर क्या होता है, रोटर ns को पकड़ने का कोशिश करता है, मगर ये रोटर जाके ns को पकड़ नहीं सकता है। अगर पकड़ लेता तो मोटर स्टॉप हो जाता, मगर वो पकड़ नहीं सकता, उसमें एक तो फासला रह जाता है, उस फासले को बोलता है स्लीप। ns माइनस nr माने रोटर का जो स्पीड है उसका अगर nr बोलेंगे तो ये ns माइनस nr उसको बोलता है स्लीप। और इसका अगर परसेंटेज लेंगे तो उसको हमको बोलता है परसेंटेज स्लीप। ns माइनस nr बाई ns into 100 ये हो गया हमारा परसेंटेज स्लीप, या तो परसेंटेज स्लीप ये हो गया। ये स्लीप का चलते ही मोटर घूमते रहता है जितना देर तुम सप्लाई ऑफ ना कर दो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा बेसिकली 3 फेज मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल। माने हम एक तो मैग्नेटिक फील्ड तैयार किया स्टेटर में सप्लाई करके, अब रोटर उसमें है, उसमें इंडक्शन इफेक्ट में एक तो करंट तैयार हुआ, उसमें एक तो ईएमएफ तैयार हुआ, वो जो टॉर्क अनुभव कर रहा है और टॉर्क को अनुभव कर रोटेटिंग टॉर्क के चलते वो घूम रहा है। अब क्या हो रहा है, अब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हमारा दिक्कत क्या है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हमारा जो दिक्कत है इसको भी मिटा देते हैं। इंडक्शन मोटर में तो एक ही फेज होता है, तो एक ही फेज अगर उसका डायरेक्शन भी चेंज होगा तो क्या होगा, इस डायरेक्शन होगा, तो उसका तो ये रेक्टिलिनियर मोशन हो रहा है, रोटेटिंग टॉर्क नहीं हो रहा है। रोटेटिंग टॉर्क कहाँ होगा, उसका अगर फेज का डायरेक्शन भी चेंज होगा तो पीछे आ जाएगा। रोटेटिंग टॉर्क तो उसमें बन नहीं रहा है, एक ही फेज है। तो उसमें क्या होता है, हम लोग ये जानते हैं कि हमारा जो रेजिस्टिव लोड है वो जिस डायरेक्शन में काम करता है, हमारा कैपेसिटिव लोड 90 डिग्री लीडिंग में काम करता है। तो ये फेज को हम जो वाइंडिंग है, सिंगल फेज वाइंडिंग, स्टेटर का वाइंडिंग है, उसको अगर वाइंडिंग को स्प्लिट करके एक तो फेज में हम कैपेसिटर लगा देंगे तो क्या होगा, उसमें जो करंट और वोल्टेज इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन अलग हो जाएगा, 90 डिग्री लीडिंग में हो जाएगा और दोनों में फिर देखो एक तो एंगल बन जाएगा। अब एंगल बनेगा तो उसका रिजल्टेंट बनेगा, फिर वो देखो डायरेक्शन चेंज करेगा तो फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, टाइम का टाइम आके इस तरह रोटेटिंग फील्ड। तो हमको कैपेसिटर एक तो डाल के फेज स्प्लिट करके एक तो कैपेसिटर डाल के उसमें हमको रोटेटिंग फील्ड तैयार करना पड़ेगा। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कभी तुम्हारा कैपेसिटर का सिवा नहीं स्टार्ट होगा। एक बार चालू हो जाएगा तो उसका बाद तुम मोटर का कैपेसिटेंस खोल दोगे तो शायद वो घूमेगा, मगर इनिशियल में तुमको कैपेसिटर देना ही होगा उसको रोटेटिंग, नहीं मोटर पे तुमको कैपेसिटर लगा हुआ रहना चाहिए, नहीं तो वो तो दोनों फेज का स्प्लिटिंग नहीं रहेगा। और दोनों फेज नहीं तो रोटेटिंग टॉर्क नहीं होगा। रोटेटिंग टॉर्क बनेगा
तो तभी वो आपका जो फील्ड बन रहा है वो रोटेटिंग फील्ड होगा, तभी तुम्हारा रोटर जो बीच में है वो घूमेगा इंडक्शन इफेक्ट में। तो हमको कैपेसिटर देखो, हमारा फैन जो देखते हैं हमारे घर में जो फैन चलता है उसमें एक तो कैपेसिटर लगा हुआ रहता है, हमारा पंप का जो मोटर है उसमें भी एक तो कैपेसिटर लगा रहता है। इसका एक ही कारण है कि ये फेज स्प्लिट करके उसका एक तो फेज एंगल तैयार करना और उसको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तैयार करने के लिए वो कैपेसिटर दिया जाता है। ठीक है, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इस तरह काम करता है। हम अगर उसमें कैपेसिटर नहीं डालेंगे तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर नहीं चलेगा। अब क्या हो गया, अब फिर हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर में आते हैं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर हम बताए थे कि दो किस्म का होता है। एक क्या होता है, थ्री फेज SQUIRREL स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। हाँ, और एक क्या बोला था, थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अब क्या है ये स्क्विरल केज और इंडक्शन? स्क्विरल केज क्यों होता है? जो थ्री फेज इंडक्शन नॉर्मल जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर रहता है उसको देखने में गिलहरी का खाजा की तरह होता है और खूब रोबास्ट होता है, खूब हार्डी एंड रोबास्ट होता है ये जो इंडक्शन मोटर होता है, इसीलिए उसको थ्री फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर बोलता है। उसमें क्या होता है, जो स्क्विरल केज है उसमें क्या होता है, बाहर स्टेटर रहता है, स्टेटर में स्टेटर वाइंडिंग रहता है, थ्री फेज वाइंडिंग, और उसका बीच में रोटर रहता है। ये जो रोटर है सिलिंड्रिकल रोटर, उसमें बार रहता है। ठीक है, और बार जो होता है इस तरह का देखने में होता है, एक सिलेंडर आके सॉरी इसको मिटाते हैं। अगर एक डायमेंशन ऐसा ही आकर ये हो गया स्टेटर, इसमें थोड़ा वाइंडिंग किया हुआ है स्टेटर, और बीच में रहता है रोटर, सिलिंड्रिकल रोटर। ठीक है, रोटर में क्या होता है, रोटर में ऐसा बार रहता है, ये थोड़ा स्क्यूड रहता है ताकि मैग्नेटिक लॉकिंग ना हो जाए, उसके थोड़ा स्क्यू पोजीशन में रहता है, सीधा रहता है, पूरा पैरेलल नहीं रहता है। अब ये वाला क्या होता है, रिंग से शॉर्ट किया हुआ रहता है दोनों एंड। तो क्या होता है, इसमें जो ईएमएफ, इसमें जो करंट होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये देखो ईएमएफ जो एज पर लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएफ इंड्यूस होता है। और ईएमएफ जो क्लोज सर्किट है, रॉड को दोनों एंड में शॉर्ट किया है तो क्लोज सर्किट हो गया, तो डायरेक्ट करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो इसके लिए एक तो टॉर्क अनुभव करता है और एक घूमता है। ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल स्क्विरल केज थ्री फेज इंडक्शन मोटर। अच्छा, इसमें हम ज़्यादा स्पीड वेरिएशन नहीं कर सकते हैं। स्पीड वेरिएशन करने के लिए क्या लगेगा, हमको पोल को चेंज करना पड़ेगा या फ्रीक्वेंसी को चेंज। नॉर्मली पोल भी हमको आसानी से चेंज नहीं कर पाएंगे और फ्रीक्वेंसी भी आसानी से चेंज। उसके फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए एक तो अभी नया इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल के लिए नया आया है, उसको बोलता है VVVF ड्राइव। VVVF ड्राइव का फुल फॉर्म क्या होता है, VVVF ड्राइव से हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। ये सिंगल पेज इंडक्शन VVVF ड्राइव का फुल फॉर्म है VARIAVLE, वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल VARIAVLE, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY, वेरिएबल वोल्टेज। वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव से अभी हम इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, मगर पहले हम जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर था उसका स्पीड कंट्रोल हम नहीं कर सकते। स्पीड कंट्रोल करने से, और स्पीड कंट्रोल की दो चीज है, स्पीड कंट्रोल भी नहीं कर सकते थे और उसका स्टार्टिंग टॉर्क भी हम बढ़ा नहीं सकते थे। इसीलिए हमारा क्या यूज होता था, जिस मोटर में हमारा हाई स्टार्टिंग टॉर्क जरूरत होता था, दोनों एक तो प्लेन, एक तो कुछ ट्रैवर्सर जो हाई लोड हेवी लोड लेके मूव करता है, तो उसको स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा रहता है। स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा रहने से हमको करंट इनिशियल स्टेज में बढ़ाना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको एक तो एडिशनल रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ता है रोटर में। ये एडिशनल रेजिस्टेंस जोड़ने के लिए हम लोग यूज करते थे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या होता है, जो रोटर होता है, रोटर का एंड ऐसे दोनों एंड शॉर्ट नहीं रहता है, एक एंड में ऐसा स्लिप रिंग लगा हुआ रहता है। स्लिप करता है उसे स्लिप रिंग बोलता है, स्लिप रिंग लगा हुआ रहता है। ठीक है, और स्लिप रिंग का साथ कनेक्टेड रहता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसको ड्रम कंट्रोलर भी बोलता है, रेजिस्टेंस बॉक्स भी बोलता है। ठीक है,
ऐसा रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ जाता है और ये कंट्रोलर का साथ एक घुमा घुमा के ये रेजिस्टेंस को तुम बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। जब क्या होता है, ये मोटर स्टार्ट करता है तब तो हाई टॉर्क जरूरत पड़ता है, तब फुल रेजिस्टेंस दिया हुआ रहता है और जब ये मोटर चालू हो गया तब ये रेजिस्टेंस ऐसे ड्रम कंट्रोलर को घुमा घुमा के रेजिस्टेंस को जीरो करके वो एंड को बेसिकली शॉर्ट कर दिया जाता है। रेजिस्टेंस पूरा काट दिया गया है माने एंड को। अब इस रेजिस्टेंस को बड़ा घटा के तुम उसका स्पीड भी वैरी कर सकते हो, ठीक है, माने स्पीड वेरिएशन भी संभव है और इनिशियल स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज भी संभव है ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। मगर हमारा इस स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में ये स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाना और हमारा जो स्पीड कंट्रोल करना ना दोनों ही हमारा संभव नहीं है, उसीलिए हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यूज होता था। तो हमारा दो चीज समझ गया 3 फेज इंडक्शन मोटर में, एक तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर जिसमें स्पीड कंट्रोल इतना आसानी से संभव नहीं, मगर इसमें स्पीड कंट्रोल और स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाना दोनों हमारा संभव है, एडिशनल रेजिस्टेंस हम जोड़ के रोटर का सारा। तो ये हो गया तुम्हारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर नॉर्मल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर से बड़ा होता है साइड, ठीक है। तो हमारा इतना तक हो गया इंडक्शन मोटर, मोटा मोटी हम बता दिया। अब इसका बाद आएगा सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर क्या होता है? सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है, ये जो बाहर जो होता है, बाहर जो स्टेटर होता है, स्टेटर में तो वाइंडिंग रहता है, 3 फेज वाइंडिंग, स्टेटर में वाइंडिंग करके उधर मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रहा है। और भीतर में दो किस्म का, रोटर में दो किस्म का चीज होता है, एक तो होता है परमानेंट मैग्नेट रहता है और या एक तो वाइंडिंग करके उसमें डीसी सप्लाई देके इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है। अब ये क्या होता है, ये दोनों को जो मैग्नेटिक लॉकिंग कर दिया जाता है, मैग्नेटिक लॉकिंग करने से ये मोटर सिंक्रोनस स्पीड में घूमता है। इधर भी एक मैग्नेट है, बाहर भी एक मैग्नेट है, तो मैग्नेटिक लॉकिंग हो गया, ये सिंक्रोनस स्पीड में होता है। ये सिंक्रोनस मोटर हमारा कहाँ कहाँ यूज होता है, जहाँ मोटा मोटी कांस्टेंट स्पीड जरूरत पड़ता है वहाँ हम सिंक्रोनस मोटर यूज कर सकते हैं। और कहाँ यूज कर सकते हैं, हमारा ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर एक तो कंडेंसर का तरह यूज करता है, कंडेंसर में कैपेसिटर का तरह यूज करता है, तो उसमें पावर फैक्टर करेक्शन में भी ये सिंक्रोनस मोटर हम यूज कर सकते हैं। ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर कैन बी यूज फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर, ओके। और सिंक्रोनस मोटर मोटा मोटी यही है। तो क्या होता है सिंक्रोनस मोटर में बाहर में एक तो वाइंडिंग रहता है जिसमें एक तो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है और बीच में उसमें एसी सप्लाई दिया जाता है, और भीतर में क्या होता है, एक तो डीसी सप्लाई दे सकता है और एक तो परमानेंट मैग्नेट भी रह सकता है। तो इस तरह हमारा सिंक्रोनस मोटर काम करता है, ठीक है। तो मोटा मोटी एसी मोटर